इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जिनको आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास में जाने पहचाने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम CCS, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आपको x एक्सिस मिलेगा, y एक्सिस मिलेगा और z एक्सिस भी मिलेगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी लोगों को पता है। अच्छा, अगर कोई वेक्टर CCS में फंस जाए, वेक्टर इन CCS, C फॉर कार्टेशियन, C फॉर कोऑर्डिनेट, S फॉर सिस्टम, अगर कोई वेक्टर CCS में फंस जाए तो उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हैविंग 3 कंपोनेंट्स। ना 4 होते हैं ना 5 होते हैं, केवल मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट होता है x कंपोनेंट, जो कि अलोंग द x एक्सिस होता है। जानते हैं आप ये बात? नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए, केवल थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। दूसरा होता है y कंपोनेंट, जो कि अलोंग द y एक्सिस होता है। तीसरा होता है z कंपोनेंट, जो कि अलोंग द z एक्सिस होता है CCS में। जो आपका PCS है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, PCS, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस PCS में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे कि CCS में एक फिक्स पॉइंट होता है और उसको आप ओरिजिन कहते हो, वैसे ही PCS में जो फिक्स पॉइंट है उसको पोल कहा जाता है। पोल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक फिक्स पॉइंट होता है, उसको भी हमने O से लिख लिया, लेकिन इसको हम पोल कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जैसे मान लेते हैं कि CCS में एक पॉइंट P है, तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो ब्रैकेट में 3 नंबर आपको लिखे हुए मिलते हैं। पहले वाले नंबर को x कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले नंबर को y कोऑर्डिनेट और तीसरे वाले नंबर को z कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये CCS में जब कोई पॉइंट आता है CCS में, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी 3 नंबर ब्रैकेट में लिखे होते हैं। पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट, तीसरा वाला z कोऑर्डिनेट। लेकिन PCS में जब कोई पॉइंट होता है, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट P यहाँ पर, P नाम का पॉइंट यहाँ पर है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, r, थीटा। ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो r है और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो थीटा है। चलो समझते हैं r क्या है, थीटा क्या है। व्हाट इज r? तो r हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। पोल से उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है वो r कहलाती है। चलो मैंने स्केल निकाली और ये पोल और ये पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाली। स्केल में ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर थी, तो r का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट आप लेके आते हैं, उस पॉइंट की जो पोल से डिस्टेंस है वो r कहलाती है। तो r हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, और P पॉइंट का जब डिस्टेंस हमने पोल से निकाला तो 5 सेंटीमीटर था, तो r की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब थीटा क्या है? तो थीटा जो है वो ज्वाइनिंग लाइन का, थीटा ज्वाइनिंग लाइन का एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन
तो ज्वाइनिंग लाइन का एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है पीसीएस, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, जो देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर फिक्स पॉइंट मिलेगा। जैसे सीसीएस में फिक्स पॉइंट ये होता है ओरिजिन कहलाता है, वैसे ही पीसीएस में फिक्स पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। मैंने यहाँ दोनों को ओ से लिखा हुआ है, तो पीसीएस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पोल है। और बात हो रही है कि अगर पीसीएस में कोई पॉइंट आए, जैसे कि आप पी नाम का पॉइंट देख सकते हो, पी नाम का पॉइंट पीसीएस में है, तो इसके जो निर्देशांक होते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं r, थीटा। दो कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला वाला r, दूसरा वाला थीटा। एंड व्हाट इज r? तो r होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल। जैसे ये p पॉइंट हमने लिया है, तो p वाले पॉइंट की पोल से क्या दूरी है, तो स्केल से पता चला कि 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर r हो गया, r की जगह पर आ गया 5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज थीटा? ज्वाइनिंग लाइन का एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख सकते हो कि ये ओपी आपका जो लाइन है, इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो भी एंगल बनाया है विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स, हमने ये वाला एंगल निकाला 30 डिग्री का, तो P के कोऑर्डिनेट हो गए 5 सेंटीमीटर, 30 डिग्री। तो जब हम किसी कोऑर्डिनेट को पीसीएस में निकालते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालते हैं, उसके पास केवल दो कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला वाला r होता है, दूसरा वाला थीटा होता है। r का मतलब समझना पड़ेगा, लिखा हुआ है बोर्ड पर, थीटा का मतलब समझना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं और चीजों को और अच्छे से विजुलाइज करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट का नाम है पोल। तो अब आपने एक पॉइंट सिलेक्ट किया कि सर ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट पोलर वाला, पीसीएस की बात हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसके कोऑर्डिनेट में r आता है, थीटा आता है। r का मतलब है पॉइंट की पोल से दूरी, तो स्केल की हेल्प से पता किया कि a वाले पॉइंट की पोल से क्या दूरी है। मान लेते हैं कि दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो r की जगह पर आ गया 8 सेंटीमीटर, r की जगह पर आ गया 8 सेंटीमीटर। और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रही है, विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स पता किया तो 22 डिग्री का था, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8 सेंटीमीटर, 22 डिग्री। ऑलवेज कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पीसीएस में जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, निर्देशांक निकालोगे, 11th स्टैंडर्ड में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पीसीएस में बदला भी था r और थीटा के टर्म्स में, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय शायद याद ना हो। तो जब भी आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे r, थीटा, पहला वाला r क्या है, डिस्टेंस होती है पॉइंट की पोल से, तो दूसरा वाला थीटा क्या है, ज्वाइनिंग लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है। अगर कोई वेक्टर पीसीएस में फंस जाए, अगर कोई वेक्टर पीसीएस में फंस जाए, अगर कोई वेक्टर इज इन पीसीएस, इज इन नहीं, इज अंडर पीसीएस, अगर कोई वेक्टर पीसीएस में फंस गया, उसके केवल दो कंपोनेंट होते हैं। अगर कोई वेक्टर इज इन अंडर पीसीएस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होते हैं, वेक्टर हैविंग टू कंपोनेंट्स। उस वेक्टर के पास केवल दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट जैसे सीसीएस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला। यहाँ पे दो होंगे, एक होता है रेडियल कंपोनेंट और दूसरा होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो याद रखना कि अगर कोई वेक्टर पीसीएस में है तो हैविंग द टू कंपोनेंट्स, वन इज रेडियल एंड अदर इज ट्रांसवर्स। अब जैसे x कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस होता है, ऐसे ही जो रेडियल कंपोनेंट है आपका, रेडियल कंपोनेंट RC, जैसे ये पॉइंट है और ये पोल है, तो पोल और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है वो रेडियल लाइन कहलाती है।
मैं ये एडिशनल बात यहाँ पर लिख देता हूं कि लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड गिवन पॉइंट इज कॉल्ड रेडियल लाइन, तो जो पॉइंट आपका है पीसीएस में, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को पोल से मिलाने वाली जो लाइन है वो रेडियल लाइन कहलाती है। तो ये जो रेडियल कंपोनेंट है, आरसी माने रेडियल कंपोनेंट होता है इज अलोंग रेडियल लाइन। तो जो जैसे एक्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, ऐसे ही आपका जो रेडियल कंपोनेंट है वो अलोंग द रेडियल लाइन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए रेडियल लाइन OA है, तो जो वेक्टर का रेडियल कंपोनेंट होगा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो रेडियल कंपोनेंट अलोंग द रेडियल लाइन होता है। और जो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, व्हाट इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन केवल चल रहा है। कुछ वजह है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इसका यूज करना पड़ेगा, इतना जानना पड़ेगा। ट्रांसवर्स कंपोनेंट TC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल लाइन। मैं एक फ्रेश डायग्राम बनाता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये रहा उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर फिक्स पॉइंट जो कि पोल होता है, दैट इज पोल। यहां पर एक पॉइंट लिया, इसका नाम M है। तो अगर मैं M को पोल से मिला देता हूं, बेटा ये रेडियल लाइन बन गई। तो मैंने देखा कि किसी वेक्टर का एक कंपोनेंट इस तरफ था, तो ये जो कंपोनेंट है ये RC है। रेडियल कंपोनेंट हमेशा रेडियल लाइन के अलोंग होगा, और एक कंपोनेंट वेक्टर का ये था TC है, ये देखिए 90 डिग्री। जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो रेडियल लाइन के साथ 90 बनाता है, और रेडियल कंपोनेंट अलोंग द लाइन होता है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। रेडियल कंपोनेंट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो आज के इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चैप्टर में बहुत जल्दी आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और इसको कैसे मैनेज करना है ये आप डिसाइड करो। अगर नोट करो तो जल्दी से फटाफट नोट करो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होती है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हिंदी में इसको साम्य दूरी कहते हैं, एनीवन। ये बहुत छोटी सी दूरी होती है डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज very very small distance at which placing two objects maintain a stable equilibrium। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जो एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे कि देखो मैं जो नाम लेता हूँ NaCl, NaCl में जो Na+ है और जो Cl- है, तो Na+ यहाँ पर एटम है लेकिन अब वो आयन बन चुका है, और Cl- भी यहाँ पर एटम है लेकिन अब वो आयन बन चुका है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम होगा, और इसीलिए NaCl को आप जनरल तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। NaCl अमर है, मतलब आप इसको सिंपल तरीके से आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एटम और एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, आयंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये सब इक्विलिब्रियम होता है। और इसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को मेंटेन करके मटेरियल बनता है। अब मटेरियल अगर बनेगा, जैसे कि कोई सॉलिड बना,
तो एटम आपस में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और सॉलिड बन जाएगा। अगर कोई लिक्विड बना तो मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और लिक्विड बन जाएगा। तो जो भी मटेरियल फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है और उसकी स्टेबिलिटी के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिम्मेदार होती है। कि दो एटम जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होंगे तभी स्टेबिलिटी आएगी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम होंगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा होंगे तो भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एक छोटी सी डिस्टेंस होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, ये एंगस्ट्रॉम माइक्रोन की रेंज में होती है। और जब दो लोगों के बीच की ये डिस्टेंस मेंटेन होती है, ये दोनों लोग स्टेबल पे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। और जो लोग स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे हो जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है। तो पहला तो एक छोटा सा आपके सामने जो इंट्रोडक्शन था वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, डाई का मतलब हो गया दो, और पोल का मतलब हो गया किनारे। तो चार्ज के दो किनारे जो हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। बट अंडर द सर्कमस्टेंसेस, ऐसा नहीं कि नाम के अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो सोच लें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब दो बराबर वैल्यू के मान लेते हैं ये +4 कूलम है और ये -4 कूलम है। जब दो बराबर वैल्यू के लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं तो बनने वाली जो ये ज्योमेट्री है, जो संरचना है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि देखो आप Na+ कितना चार्ज है, प्लस में 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और Cl- कितना चार्ज है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दो बराबर चार्जेस हैं, वैल्यू में बराबर है, नेचर में अपोजिट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम है। जरा सिचुएशन को समझो, एग्जाम्पल से गलतियां नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल से बचिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये कुछ एग्जाम्पल है, आप बताना कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और कौन सा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। याद रखो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कभी भी मीटर या किलोमीटर में नहीं होती, बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, मिलीमीटर और एंगस्ट्रॉम माइक्रोन वाली होती है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक चार्ज है -5 कूलम और दूसरा चार्ज है +5 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आंसर है नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम माइक्रोन होती है। कीप इन माइंड बहुत छोटी सी होती है। और यहाँ पर तो बराबर चार्जेस तो हैं, वैल्यू में बराबर है, नेचर में अपोजिट है, सब कुछ सही है, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब डेफिनेशंस आप दे तो सब कुछ बहुत क्लियरली लिखें, बहुत सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। क्या है डेफिनेशन? जब दो बराबर वैल्यू के लेकिन नेचर में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं तो इस बनने वाली ज्योमेट्री को, संरचना को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल और डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की। when two equal and opposite nature charges, when two equal and opposite nature charges, when two equal and opposite nature charges are placed at equilibrium distance, when two equal and opposite nature charges are placed at equilibrium distance, then forming geometry
then forming geometry is called electric dipole. When two equal and opposite nature charges are placed at equilibrium distance, then forming geometry is called electric dipole. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे अंडरलाइन कर लो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे अंडरलाइन कर लो। और एग्जाम्पल में NaCl हो गया, NH4Cl हो गया। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के। जैसे कि हमारे पास में NaCl इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्यों है? क्योंकि रियलिटी है Na+ और Cl-, ये दो चार्जेस एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं। NH4Cl, NH4+ और Cl- एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, अगर आपको लगता है कि नहीं पता है, मुझे इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और उनको भी आप जरा देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इन एग्जाम्पल में से कुछ आपको नोट करने चाहिए तो जरूर जो है आप नोट करिएगा। एग्जाम्पल में मैं पूछ रहा हूं आपसे, which of following is our electric dipole? तो पहला है, ये है 10 कूलम, दिस वन इज -10 कूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 40 मीटर। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? यस या नो में किसी एक पे टिक लगवा देना। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं नो, क्योंकि सब कुछ सही है लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम नहीं है। मुझे कैसे पता चल गया कि ये डिस्टेंस इक्विलिब्रियम नहीं है? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द आयंस एंड आयंस, वो बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है। तो पहला वाला तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्लस का 2 कूलम, माइनस का 2 कूलम, और बीच की दूरी है 4 एंगस्ट्रॉम। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आंसर है यस, क्योंकि 4 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी डिस्टेंस है। एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, मिलीमीटर, these are the units related with equilibrium distance। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी दूरी जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और तुम्हारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है। तो एक आपके पास में एक्स्ट्रा में पॉइंट आ गया, और वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि डाइपोल सिस्टम जो है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का मतलब हो गया इसके पास दो चार्ज में वैल्यू में बराबर है, नेचर में अपोजिट है, ये पूरा सिस्टम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है हैविंग, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए आप लोग इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे? एक आंसर आ रहा है नेगेटिव भर दीजिए। मुझे ये पता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब होता है स्टेबल होना। तो डाइपोल के दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यानी वो स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना। अब मिनिमम होने का मतलब क्या है? मिनिमम होने का मतलब जो मिनिमम पॉसिबल हो वो होना चाहिए। तो यहां पर मुझे फिल करना चाहिए मिनिमम। नेगेटिव से ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा मिनिमम। अब अगर किसी सिस्टम की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो 0 लिखिए,
और नेगेटिव है तो किस में लिखिए, नेगेटिव। अब नेगेटिव की 50 है तो नेगेटिव 50 लिखिए। तो जनरल वे में आप इस फिलिंग द ब्लैंक्स पर क्या भरेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जिनकी स्टेबिलिटी हाई होती है उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत बहुत कम होती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं, यानी जो पूरा ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जनरल आंसर है कि मिनिमम होती है। अब मिनिमम में अगर मेरे पास ऑप्शन आया कि पॉजिटिव में होगी या जीरो में होगी या नेगेटिव में होगी, तो लगा दो कॉमन सेंस, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव में सबसे कम कौन होता है, नेगेटिव। नेगेटिव में टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिनिमम का जो ऑप्शन हो वो टिक लगाना। जनरल ऑप्शन, जनरल जो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, नोट कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बिल्कुल उल्टा रहता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो कैपिटल पी है, कैपिटल पी है। और इसकी जो नेचर है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज वीपीक्यू। वीपीक्यू का फुल फॉर्म हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और अब बारी है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ पोल चार्ज, पोल माने किनारा, पोल चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ is called electric dipole moment, electric dipole moment। जनरली हमारी फिजिक्स में जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। इसलिए हम जनरल वे में जब भी डाइपोल का कभी स्टैंडर्ड पिक्चराइजेशन करेंगे तो ये रहा प्लस वाला चार्ज और ये रहा माइनस वाला चार्ज। प्लस वाले चार्ज को हमने ए नाम दे दिया है और नेगेटिव वाले चार्ज को हमने बी नाम दे दिया है। दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है, ये रहा मिडिल पॉइंट एंड दैट मिडिल पॉइंट इज डाइपोल का सेंटर। अच्छा, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में इन दोनों चार्जेस के जो बीच के डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है और इसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को डाइपोल की लेंथ कहते हैं। तो 2l से लिखा गया है, जिससे जब आधा आधा आप काउंट करें तो L और L हो जाए। तो ये जो 2l है वो डाइपोल की लेंथ है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और टेक्स्ट बुक में 2l से लिखा हुआ है तो हम भी 2l से लिख रहे हैं। अब जरा ये डायग्राम बन चुका है और आप इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ पोल चार्ज, पोल का चार्ज लेना है तो चाहे ये वाला पोल ले लो या ये वाला पोल ले लो, पोल मींस किनारा, तो ये लेना पड़ेगा। तो पोल का चार्ज ले लिया, Q हो गया, और डाइपोल का लेंथ ले लिया, 2l हो गया। और इसी के प्रोडक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इसका सिंबल है P, तो P से लिख दिया। इसका जो यूनिट होगा चार्ज का कूलाम हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर। एंगस्ट्रॉम माइक्रोन में जो वैल्यूज होंगी उसको मीटर में बदल देंगे हम लोग। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, केमिस्ट्री में आप इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल P is from negative charge to positive charge। क्या इस पर भी कोई बहस की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बट हमें यहाँ पर उस पर जाना नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर है। तो कभी कभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे तीर बना के रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये देखो, ये मैंने एरो बनाया, ये एरो बना दिया और यहाँ पर P लिख दिया, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है, जिसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इफ यू डिसाइड कि चार्ज वैल्यू क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो कभी कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल की मौजूदगी को हम वहां पर ज्योमेट्री में एरो बना करके भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन को लेकर के बहस सिलेबस की बात नहीं है, इसलिए नहीं की जा रही है।